अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के बाद बिलाखिर सदर मुमलिकत का इंतखाब भी हो चुका। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद अब जो आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने बिलखुसूस अपना काम शुरू करना था, वो अब सिलसिला शुरू हो चुका। वफाकी कबीना की तश्कील का अमल भी जारी है और आने वाले चंद दिनों के दौरान वफाकी कबीना की तश्कील भी मुकम्मल की जाएगी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीग के जो कबीना के अरकान होंगे वो हल्फ लेंगे। अगरचे कि नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस बात की तकीद की कि पाकिस्तान को बहुत संगीन किस्म के मसाइल का सामना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने ताकीद की कि आप जल्द अज जल्द वफाकी कबीना की तश्कील मुकम्मल करें, क्योंकि जब तक वफाकी कबीना की तश्कील मुकम्मल नहीं होती उस वक्त अमूर मुमलिकत से मुतल्लिक बड़े फैसले आप नहीं कर सकते, पॉलिसी साजी जो होनी है वो आप नहीं कर पाते। और बिलखसूस IMF का प्रोग्राम जो बिल्कुल एक क्रिटिकल स्टेज पर मौजूद है, जिसके आइंदा की एक किस्त हासिल करनी है, नए प्रोग्राम की बात होनी है, उसके लिए पूरी नए वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी मुआशी टीम तय होना है, तो वक्त बहुत कम है। तो शहबाज शरीफ अब तवक्को ये की जा रही कि अपनी वो पुरानी स्पीड के साथ मामलात को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर नाज़रीन ये है, क्या आसिफ अली जरदारी की बैकिंग से जब वो ईवान सदर में अब मौजूद होंगे, शहबाज हुकूमत किस हद तक पूरे एतमाद तरीके से आगे बढ़ पाएगी, किस हद तक मुल्क में जारी जो सियासी इस्तेहकाम था वो ख़त्म हो पाएगा, और बिलखसूस आसिफ अली जरदारी की जो सियासी बसीरत और माजी का तजर्बा है वो किस हद तक PTI और दीगर अपोजिशन की जमातें जिन्हें धांधली के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, जो दोबारा सड़कों पर जाने की बात कर रही हैं, क्या बैकडोर में आसिफ अली जरदारी उनको मुतमईन कर पाएंगे कि वो हाउस का हिस्सा बने और हुकूमत की प्रोसीडिंग्स को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हेल्प करें? तो ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ नाज़रीन ये भी बात करेंगे कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुसलसल उसके ऊपर इल्ज़ामात आयद करती है। क्या वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तजवीज़ की रोशनी में क्या वो इस बात पर कायल होंगे कि वो इनके साथ बैठ कर बात करने को तैयार हैं? उसके साथ बात करेंगे बहुत डिटेल के साथ कि वफाकी हुकूमत की तश्कील के बाद अब क्या जो सियासी मुश्किलात का साथ साथ मुआशी मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना है, वो जो नई टीम आ रही है वो किस हद तक पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकालने में कामयाब हो पाएगी। तीन इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम के स्टार्ट में हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा, और स्टूडियो में हस्ब मबूल मेरे साथ होंगे ख्वाजा मतीन साहब। सना मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान को जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत थी उस सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम के ऊपर सबकी नज़रें जमी हुई थी, लेकिन जो कम्बिनेशन बना अल्टीमेटली मरकज़ में हुकूमतें कायम हुई, सूबों में हुकूमतें भी कायम हो चुकी हैं, और उसके बाद जो आखिरी एक मौका था जो PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट भी किया, इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत के लिए पूरा प्रोसेस हुआ और आसिफ अली जरदारी 14वें पाकिस्तान के सदर बन गए। अब आप देखती हैं कि ये जो कम्बिनेशन है कि पीपल्स पार्टी का सदर है आसिफ अली जरदारी, आगे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, अगरचे की पीपल्स पार्टी वहाँ इत्तेहादी है लेकिन कैबिनेट में नहीं है, ये कम्बिनेशन कैसा चलता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, बिलखसूस गुड गवर्नेंस के लिहाज से और पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिहाज से? बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। देखिए, अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये कॉम्बिनेशन हमने PDM पार्ट 1 में भी देखा था और इससे थोड़ा बेहतर कॉम्बिनेशन था। ये अलग बात है कि इस पर थोड़ा सा इसकी डायनामिक्स जो है PDM की चेंज हो गई है। लेकिन आई थिंक वो जो 16 माह का फॉर्मूला था वो पहला टेस्ट ही था, ट्रायल ही था कि क्या वाकई इतनी जमातें मिलकर एक कंबाइंड एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है या नहीं, और मेरा ख्याल है कि वो एक सक्सेसफुल तजुर्बा रहा। ये अलग बात है कि नून लीग के लिए वो अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, क्योंकि जितने मुश्किल कॉम्प्रोमाइजेस थे वो नून लीग को करने पड़े, और जितनी अच्छी चीजें थी जो कि शायद बराए नाम थी उनका क्रेडिट बाकी पार्टीज लेती रही, लेकिन जो टफ डिसीजन थे उनका सारा मलबा उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उसी की कंटिन्यूटी करार दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेली है, और इस वक्त अगर कोई विनर पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि ना तो वो अपोजिशन में है ना वो हुकूमत में है, लेकिन वो अपोजिशन की बात भी करेंगे, वो हुकूमत की बात भी करेंगे, वो सरकारी ओहदे लेना नहीं चाहते हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा है, वो अपोजिशन के साथ भी खड़े हैं लेकिन वो अपोजिशन को भी डिफेंड नहीं करेंगे। तो आई थिंक दोनों सूरतों में वो दोनों जगह से विन विन की सिचुएशन में है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अगला टारगेट है इस मरतबा अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं पहुंच सके बिलावल भुट्टो साहब, तो वो अगली मरतबा जरूर जरदारी साहब चाहेंगे
तो जो प्रेसिडेंसी की सीट ली गई है वो बहुत सोच समझ के ली गई है। चेयरमैन सेनेट के लिए भी अगर कोशिश की जा रही है तो वो भी इसीलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि जी। गवर्नमेंट के जितने जो मुश्किल फैसले होंगे अगले 2 साल में जो करने पड़ेंगे, अगर आप IMF के साथ एग्रीमेंट में जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो सारा नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को फेस करना पड़ेगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इज द फ्रंट फेस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर देखा लेकिन जाए सना, तो जिस तरीके से एशिया के मौके के ऊपर आसिफ अली जरदारी ने पब्लिकली खुलकर बात की कि वो शहबाज शरीफ की फुल बैकिंग में होंगे, इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो सपोर्ट देंगे, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर किसी किस्म की उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी तो उनको सपोर्ट देंगे। भले पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है लेकिन जितनी ऑनरशिप ले रहे हैं जरदारी साहब, माजी के अंदर इतनी ऑनरशिप कभी हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त कहीं ये एक वेल थॉट्स मौजूद हैं कि अब जिन हालात से पाकिस्तान दो चार हो चुका है, अपनी पर्सनल पार्टी पॉलिटिक्स के बेनियाज होकर सिस्टम को आगे बढ़ाना है, हुकूमत को स्ट्रेंथन करना है ताकि मौशी हालात बेहतर हो सके, ये रियलाइजेशन आपको नजर आ रही है इन पार्टीज में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब और जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो गुड कॉप बैड कॉप वाली है। और अगर आप ये कहें कि जितनी एश्योरेंसेस इस वक्त जरदारी साहब दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस वक्त हुकूमत से अलहदा भी होते हैं तो शायद हुकूमत इतना स्ट्रक्चरल पोजीशन में बरकरार नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि सबको पता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, उनको गवर्नमेंट बनवाना और गवर्नमेंट तोड़वाना भी आता है। वो बहुत सी चीजों को बहुत बेहतर आम सियासतदानों से समझते हैं और उनको पता है कि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि अगर आपने मुल्क को मसाइल से निकालना है, इस इलेक्शन में तो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्लियामेंट में पहुंच गया, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको तकरीबन वाइप आउट कर दिया था या करने के करीब थी। लेकिन अगर इस मर्तबा भी वो डिलीवर नहीं कर सके तो फिर अगले इलेक्शन में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्ट होकर असेंबली में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों पार्टीज इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर ऑब्वियसली जो स्पेस मिलेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना नून लीग स्पेस देना चाहती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देना चाहती है। और इसीलिए जरदारी साहब चाहते हैं कि इन तमाम इंपॉर्टेंट कुर्सियों के ऊपर, इन तमाम इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग। बिल्कुल सही सर, आपने PTI की बात की। गवर्नमेंट ने, शहबाज गवर्नमेंट ने अगर बेहतर परफॉर्म करना है, कुछ डिलीवर करके दिखाना है तो इस पे डिपेंड करता है कि जो उनकी सबसे बड़ी उनकी एक जिस पोजीशन का उनको सामना है उसको वो किसी न किसी तरीके से हाउस में एंगेज करें, वो सड़कों पर ना हो, वो हुकूमत के रास्ते में रुकावटें न बने, कानून साजी के अंदर जो बेहतर कानून साजी होनी है मुल्क की मफाद में उस पर सपोर्ट दें। तो वो PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनका सबसे बड़ा इस हवाले से टारगेट होगा। क्या समझती हैं कि आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ साहब वो PTI को किसी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो पाएंगे कि जो उनके कंसर्न है वो एड्रेस भी हो जाएं और वो उनके साथ एक पॉजिटिव इस हद तक सपोर्ट दें कि अनडू हर्डल्स क्रिएट ना करें? क्या ऐसा मुमकिन होगा? देखिए, मेरा ख्याल है सुहेल, आप भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं और आप भी शायद समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में तो पहुंच गई है, लेकिन अब उनका जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ना खुद खेलेंगे ना खेलने देंगे। आप पहले दिन से देख लें कि अब तक क्या सिचुएशन रही है, फिर ये कि आपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर उनके साथ जो कुछ किया, तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये डाइजेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है कि उनसे मखसूस नशिस्तें छिन जाएं जो उनके वोट बैंक के बलबूते पर थी और उसके बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, अब जो टेक्निकलिटीज है उसकी वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे धचका जरूर पहुंचा है। तो आई थिंक अब शायद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम देना है। आप किसी भी PTI के नुमाइंदे से बात कर लें, वो अब उनका जो स्टांस है ना वो बिल्कुल बदल चुका है इलेक्शन के बाद। उनका ये कहना है कि भाई हम सिस्टम को चलने नहीं देंगे बशर्ते कि बानी चेयरमैन PTI जेल की सलाखों से बाहर ना हो और 9 मई के जो सियासी कैदी है वो जेल की सलाखों से बाहर ना हो। कुछ नहीं सीखना, हमने कुछ नहीं सीखना, जो कुछ मर्जी हो जाए। निशाना मिर्जा, ये बताइएगा इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि बहुत ही, जैसे आपने खुद फरमाया है कि मफामत के बादशाह हैं, बड़े मजे हुए सियासी एक रहनुमा हैं। उनका और आरफ अलवी जो थे वो ऐवान सदर में बैठे थे, ये बड़ा फ़र्क है उनमें। अब वो ये कर सकते हैं क्या, वो जो बानी PTI है उनको कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं जो मुल्क में एक सियासी जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? और साथ साथ ये जो आइनी तरमीम की बात की जा रही है, कानून साजियाँ आने वाले दिनों में हम सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं, और जो छोटे सूबे हैं बिलखसूस जैसे पख्तून है, बलोचिस्तान है, इस हवाले से जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल होगा। क्या समझती हैं कि जो पहले PDM की गवर्नमेंट थी वो वैसे वहाँ तो अलवी साहब ऊपर बैठे हुए थे, अब होंगे आसिफ अली जरदारी, तो आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उसको किस तरह देख रही हैं आप?
अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब की जो पोजीशन थी ना, बड़ी कमजोर थी। वो चाहते थे कि वो एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट के तौर पर काम करें, वो विफाक को रिप्रेजेंट करें, लेकिन उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर रहा। बड़े सख्त अल्फाजों में उनको कई मरतबा मैसेजेस भी कन्वे किए गए। लेकिन आई थिंक जरदारी साहब की जो पोजीशन है, पहले तो आप ये समझ लें कि जो एक प्रेसिडेंट का जो ओहदा है ना, वो टूथलेस पोजीशन है। उसमें जरदारी साहब हो या अलवी साहब हो, उनके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता। हम अभी रिसेंटली इजलास बुलाने की उस पूरी एक्सरसाइज से समझ चुके हैं कि एक हद से ज्यादा प्रेसिडेंट इंटरवीन नहीं कर सकता। तो आई थिंक जरदारी साहब जो है वो बहुत ही आसान साबित होंगे, क्योंकि उनको इन एनी केस नून लीग के साथ चलना है। इसलिए अगर आप एक कॉम्बो बना लें SIFC के नाम पे, तो वो मैं इसलिए SIFC को कोट कर रही हूँ क्योंकि देखिए जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अब होने हैं वो बेसिकली उसके थ्रू होने हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है कि एक फैसिलिटेटर का रोल जरूर अदा करेगी, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगी। मुझे लगता है पर्सनली की जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं और होगी। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की हद तक फाल किरदार अदा करेंगे। और आई थिंक ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर होंगी। इसमें सिर्फ जो मसला पैदा करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के हवाले से करेगी, क्योंकि इस मरतबा जो वकला की फौज पार्लियामेंट में आई है वो इससे पहले कभी भी नहीं थी। तो आपको हर लेजिस्लेशन में, हर कानूनी नुक्ते के ऊपर, हर कमेटी के अंदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से लेके आप खजाना की कमेटी ले लें, आप दिफा की कमेटी ले लें, इसके अंदर अब जो मसाइल होंगे आप देखिएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इन उमूर को चलाए, क्योंकि अब टेक्निकलिटीज में आप लॉयर्स को डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि प्रेशर अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट शायद कोशिश करेगी कि उनको साथ में, लेकिन मुझे ये आसार नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बिल्कुल ठीक सना, ये आसार तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जरूर हमें बता दीजिएगा कि माजी के अंदर हम देखते हैं कि अगरचे तवील अरसे के बाद पाकिस्तानी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरा करना शुरू कर दी, लेकिन आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अब जो कम्बिनेशन बन चुका है, हुकूमती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी की बैकिंग, आसिफ अली जरदारी मफामत के बादशाह, दूर अंदेश सियासतदान मौजूद हैं ईवान सदर में, तो क्या ये जो सेटअप है शहबाज शरीफ जिसको आप लीड कर रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएंगे, या वो पीपल्स पार्टी जिसने अपने पत्ते बहुत शानदार तरीके से खेले हैं, 2.5-3 साल बाद कहीं उनकी नजरें जमी होंगी कि अगर वो जो 5 साल का जो एक कसम उठाई हुई है किसी जगह के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी, तो उसके बाद बिलावल का नंबर लगे और उनके दिल में कहीं ये ख्वाहिश हो सकती है? किस एंगल से देखती हैं इस सिनेरियो को? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से पीर साहब को 5 साल जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट हाउस में रखा था, इस मरतबा हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी ऐसा एक पीर गिफ्ट कर देना चाहिए जो कि 5 साल उनको प्राइम मिनिस्टर। वैसे उनके पीर हैं बहुत कामिल, वो बताते नहीं किसी को, उनके पीर तो बहुत कामिल है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसे पीर साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर ऑन अ सीरियस नोट बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो आई थिंक ये बहुत बेहतर डिसीजन था कि शहबाज शरीफ साहब को लाया गया। 2/3 अक्सरियत तो सिर्फ एक बहाना थी। मेरा ख्याल ये कि नोट्स में, बुक्स में कभी भी नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं जब वो लंदन से लाए भी गए और जब इलेक्शन कंटेस्ट भी करवाया गया। तो आई थिंक शहबाज शरीफ साहब इज द बेस्ट चॉइस, और इसमें शायद इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई अल्टरनेट चॉइस नहीं थी उनके अलावा। जितने एडजस्टेबल वो हैं, जितने अच्छे टर्म्स उनके साथ हैं और जितने वो निगोशिएबल हैं। तो लगता है कि आप लोग मुद्दत पूरी कर पाएंगे शहबाज शरीफ 5 साल तक बतौर प्राइम मिनिस्टर? मेरा अपना ख्याल ये है कि मुद्दत करनी चाहिए पूरी, लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर मुस्लिम लीग नून को ये लगा कि उनकी हुकूमत को दबाया जा रहा है दोनों हवालों से, अपोजिशन की तरफ से भी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, और अगर उनको ये लगा कि अगला इलेक्शन अगर वो इसी तरह कंटिन्यू किया और अगर अवाम में डिसलाइकिंग बढ़ती गई, तो आई थिंक तो शायद नून लीग कोई मुश्किल डिसीजन लेने जाए। लेकिन देखिए, ये सबको पता है कि जो अगले 2 साल हैं इस गवर्नमेंट के, वो इंतहाई क्रूशियल और सख्त है। तो एक्चुअली नून लीग का जो टारगेट होगा वो 2 साल बाद के जो 2 साल है वो होगा। तो इन एनी केस 4 साल तो इस गवर्नमेंट ने हर सूरत में लेने हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक सना, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। 4 साल तो यकीनी तौर पर इस गवर्नमेंट ने लेनी है, और पाकिस्तान ने जिस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है उसके लिए ज़रूरी भी है कि गवर्नमेंट, न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि असम्बली बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी टर्म पूरी करे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत संगीन किस्म के मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जो आइंदा की कैबिनेट है, निगरान वजीर ख़जाना होंगे, वो कितने मुअस्सर अंदाज में IMF को न सिर्फ कायल कर पाएंगे बल्कि IMF की आइंदा की किस्त हासिल करने के साथ साथ आइंदा के नया प्रोग्राम भी हासिल कर पाएंगे, और पाकिस्तान की जो शरह नमू है उसको बेहतर बनाने के अंदर हुकूमत किस हद तक कामयाब होगी, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मौशियत डॉक्टर खकान नजीब साहब। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खकान नजीब साहब, आप माहिर मौशियत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब PDM की गवर्नमेंट थी आप बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स की बात करते रहे
जिसके अंदर पहला जो एक प्राइम इंडिकेटर था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करने का था। अब हमने देखा कि मरकज और सूबों में हुकूमतें कायम हो चुकी और सदर मुमलिकत का जो एक सबसे बड़ा एक आईनी ओहदा है वो प्रोसेस भी सारा मुकम्मल हो चुका और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन चुके। सर, आने वाले दिनों में अब क्या देखते हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम अब तक हासिल किया है, क्या ये सफिशिएंट है उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अचीव करने के लिए जिसकी आप माजी में हमेशा बात करते रहे? तो एक अच्छी बात है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने का हक मिला और उन्होंने एक स्प्लिट मैंडेट पाकिस्तान को दिया जी। उस स्प्लिट मैंडेट की वजह से एक कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर और एक बड़ी ही मौसर ऑपोजिशन सामने आई जो तकरीबन 92 अरकान पे थी। एक बड़ी और मौसर आप समझे कि ऑपोजिशन आई होगी। मेन पार्टीज जो हैं जिसमें बड़ी पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं, वो कोलिशन का हिस्सा बनी। इसी तरह प्रोविंसेस में भी एक स्प्लिट सा मैंडेट आया है, सिंध पीपीपी के पास, पंजाब जो है वो पीएमएलएन के पास, और फिर बहुत बड़ी बात है कि केपीके के पास जो सुन्नी इत्तेहाद अब कहलाता है वहां पे उनको चांस मिला और बलोचिस्तान में एक फिर कोलिशन सी गवर्नमेंट। सो आपको ये बात तो आया है कि पाकिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट आया है और इसी मैंडेट को लेकर अब इन पॉलिटिकल पार्टीज पे मेरा ख्याल है शायद जिंदगी में इतनी भारी जो जिम्मेदारी है वो कभी नहीं आई जो अब आ गई है। वो कैसे सर? जी। वो इस तरह है कि एक एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज है इनके सामने। ठीक। पाकिस्तानियों ने 29% इन्फ्लेशन पिछले साल देखी है, लगभग एवरेज 25% इस साल देखेंगे। किसी की भी जो इनकम है वो 1.5 गुना नहीं हुई। पाकिस्तानी जितने एंटर हुए लेबर फोर्स में उनमें से बेशतर को नौकरियां इसलिए नहीं मिली कि शरह नमू पिछले साल नेगेटिव थी। जी बिल्कुल। और इस साल मुश्किल से 2% होगी। आपकी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही 2.5% है। पाकिस्तानी सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन बच्चों में 2.5-3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्कूल की जो क्वालिटी की वीकनेस है वो सब प्रोविंसेस को उन पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो इस साल 30 अरब डॉलर होगा। फेडरल फिस्कल डेफिसिट, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ब्रोकन है और इसकी वजह यह है कि एनएफसी के बाद हमने वो चीजें पैसे तो दे दिए पर जो 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को सब्जेक्ट्स जाने थे और फिर उन्हीं से नीचे जाना था। तो डॉक्टर साहब अब आपको फील होता है जो केयरटेकर सेटअप में जिस टाइप की टीम ने मूव किया, कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव हुए, एक्सपोर्ट बढ़ने की बात की गई, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया गया और वही पैटर्न हमें आने वाले दिनों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आपने आईसीयू की बात की और अपने अंदर इंटरनल देखने की जरूरत है, अब आपको फील होता है कि कुछ हमने अंदर झांकने का अमल शुरू किया है और उसके रिजल्ट्स कुछ सामने आएंगे आने वाले दिनों में? सोहेल, ये बात सही है। अदराक बहुत से लोगों को हो गया है कि जहां पे खड़े हैं वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है। ये एक बहुत अच्छी बात है और बातें जो हैं वो खुल के सबके मंजर आम पर आ गई हैं। मतलब जब 3 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे और रुपया जो है 320-25 पे जा रहा था तो एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छा काम किया। डी डॉलराइजेशन, अफगान ट्रेड, ये सीरियस इश्यूज थे जिनको टैकल किया गया। फिर आपने इसके साथ साथ आईएमएफ के प्रोग्राम का इजरा किया तो इनिशियल मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में आ गई है। अब आपको दूसरा आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि ये जो उसकी किस्त है वो आखिरी लेनी है और एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है जी। इसको करने के लिए आपको बहुत सीरियस होमवर्क करना पड़ेगा। उस होमवर्क से ही आप डिटरमिन कर पाएंगे कि ऐसा क्या प्रोग्राम हो कि मैं 3 साल बाद जब सोहेल के प्रोग्राम में आऊं और वो ये कहें कि ये जो हमने काम किए इससे मुल्क में कुछ प्राइवेटाइजेशन भी दिखाई दी, कुछ टैक्स की बेस भी बढ़ती हुई दिखाई दी, कुछ हमारी पैदावारी सलाहियत भी बढ़ी और कुछ हमने दुनिया को ये अदराक कराया कि हम सीरियस हैं इस बात से कि हम दुनिया की जो कनेक्टिविटी है उसको पाकिस्तान की बढ़ाना चाहते हैं। राइट। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर मुल्क को बिठा नहीं रहा, इसने मुल्क को बिठा दिया है। बिल्कुल दुरुस्त आपने। को माने, ये कीमतें बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, इसको सर्जरी करनी पड़ेगी ऑफ द काइंड, बहुत खूब, जो पाकिस्तान ने कभी पहले नहीं देखी। डिस्कोस को बेचें, टैरिफ का रिफॉर्म करें, आईपीपी से रीनिगोशिएट करें, गैस की कीमत जो सही होनी चाहिए वो करें, जो चोरी है, जो सर्कुलर डेट को बढ़ा रही है, कम हार्ड ऑन इट, डोंट टेक दिस लाइटली। आज 5700 अरब रुपए का पेबल, जिसको आप आम फहम ज़बान में सर्कुलर डेट कह देते हैं, वो सर्कुलर डेट तो है ही नहीं है, वो तो एक पेबल है जो कि खड़ा हुआ है और वो सरकार पे खड़ा हुआ है। ये क्वाज़ी फिस्कल डेफिसिट्स हैं। मुल्क जहां पे खड़ा हुआ है
यहाँ पे टीम पैदा करें। सर प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी पहली मीटिंग की, उस मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसके अंदर बहुत कैटेगोरिकली पावर सेक्टर को उन्होंने फोकस किया हुआ था, इन्हीं मसाइल की उन्होंने निशानदेही की। समझते हैं कि अब रियलाइजेशन तो है, प्रेशर भी बिल्ड है आवाम का भी और इदारों का भी, आलमी मालियाती इदारों का भी, तो शहबाज कैबिनेट, शहबाज गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो इफेक्टिव मैयर्स लेने की जरूरत है, जो आपने वो कीमत बढ़ाना हल नहीं है, जिससे असल मसाइल उनकी जड़ से हल हो सकें, लगता है कि वो ये कर पाएंगे जो उनकी टीम बनने जा रही है? देखिए, मैंने तो कहा है कि अदराक है और लोग बहुत ज्यादा जो फाइनेंस की टीम है उस पर गौर करते हैं। फाइनेंस की टीम तो मे बी बजट और आपके एक्सपेंडिचर और एफपीआर को देख सकती है, पर असल बात यह है कि एनर्जी की तीन जुज हैं, पेट्रोलियम, गैस, पावर, तीनों डिफिकल्टी में है। जी, इतनी डिफिकल्टी में है कि आपको एसओएस आ रहे हैं कंपनियों से कि हमें लिक्विडिटी दीजिए वरना हम बंद हो जाएंगे। दिस इज द इवन पीएसओ सेवेरिटी ने ऑफ हाथ द खड़े चैलेंज कर दिए सर, पाकिस्तान सबसे हैज। बड़ी कंपनी। जी, दिस इज द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज वी हैव। मैं बहुत ही आज गहरी गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूँ और बहुत संजीदा गुफ्तगू जी कर रहा हूँ। जी इन डॉक्टर साहब, चीजों एक को मेरा नॉन भी सवाल सुन लें कि बिल्कुल आपने कहा कि 24 मरतबा कोई मुल्क अगर 75 सालों में वो IMF का दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये जो मसाइल है हमने कैसे पैदा किए? एक तो है इसकी रियलाइजेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि इदराक हो गया है, मुझे नहीं लगता वैसे इदराक इनको हुआ है अभी, लेकिन जो अब नई हुकूमत आ गई है, इन्होंने हमारे यहाँ क्योंकि रवायती तरीके हमने तर्क नहीं किए, जैसे आपने कहा इंडिया ने एक अपना जो बसीदा गला सड़ा निज़ाम था उसको फेंक दिया था, क्या यहाँ जो नई हुकूमत आई इसको क्या आप तजवीज़ करेंगे कि क्या क्या ये मेजर्स लें ताकि मुल्क हमारा इस महंगाई के दलदल से बाहर निकल सके? सर, पहली तो है ये बिलीव करें कि इस मुश्किल से निकलने का सवाए एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका शायद दुनिया में पैदा नहीं हुआ। चाइना ने सिर्फ अपनी जो पॉवर्टी किल की है वो एक तरीके से की है, जी, वो ये है कि उन्होंने ये माना कि हम मुल्क को ग्रो करेंगे आउट ऑफ डिफिकल्टी। हमने ये माना ही नहीं है, हम सिर्फ इस चीज को मानते हैं कि हम दुनिया से भीख मांगकर और अपने जखायर को उन पैसों से, दोस्तों से, आईएमएफ जी, से चलाते रहेंगे। इस चीज को छोड़ दीजिए, पहले अपना नेशनल इकोनॉमिक रिकवरी प्लान सामने रखिए, बिल्कुल फिर सर। आईएमएफ के पास जाइए। इस वक्त बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि हम आईएमएफ के पास चले जाएं। मैं आपको ये कहूं कि ये छोड़ दें कि आईएमएफ के पास तो जाना ही है यार, ये तो नो ब्रेनर है। वेयर इज योर प्लान? आपने आईएमएफ से गुफ्तगू क्या करनी है? जो मुल्क आईएमएफ के पास जाते हैं और उनका अपना प्लान नहीं होता, तो आईएमएफ फिर उनको अपने एक स्ट्रेट जैकेट प्लान में रख लेता है। आप पहले ये बताइए कि आपने अपनी रियल इकोनॉमी की क्या चीजें आईएमएफ के साथ डिस्कस करनी है, आप ये बताइए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि पाकिस्तान का वो कौन सा रिफॉर्म एजेंडा है जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जी, नंबर 3, आप ये बताइए कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत को तब्दील करने के लिए आप आईएमएफ के साथ क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पे और पाकिस्तान के उस फ्रेमवर्क पे जिसमें बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको बंद कर देना चाहिए और वो रेंट सीकिंग इंडस्ट्री है। फिर आप ये बताइए कि आप अपने खर्चों का रिफॉर्म कैसे करना चाहते हैं, आप पेंशन को कैसे संभालेंगे, अपने जो डेट का बढ़ता हुआ बोझ है उसको संभालने का आपका प्लान क्या है? बिल्कुल छोड़ सही दीजिए डॉक्टर साहब, ये बड़े बड़े वैलिड आपके पॉइंट है। इस आईएमएफ के साथ इस लास्ट क्वेश्चन को इसका कंक्लूड कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन सर साथ ले लीजिएगा इसके साथ। मैं ये आईएमएफ की जो शराइत थी, जो हमने आखिरी किस्त लेनी है या नया प्रोग्राम लेना है, वो हम मीट कर चुके हैं। क्या कोई मजीद कड़ी शराइत का भी सामना करना पड़ेगा जिससे आवाम की मुश्किलात बढ़ सकती हैं? जितना हम फ्रेमवर्क में आ चुके हैं उसके मुताबिक ये किस्त भी मिल जाएगी और आइंदा का प्रोग्राम भी मिल जाएगा, कोई मजीद बर्डन आवाम पर शायद नहीं पड़ेगा? क्या ये तवक्को रखनी चाहिए या कुछ मजीद सख्त इकदाम अभी भी करने होंगे, अभी भी आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? क्या तवक्को रखते हैं सर? सुहेल भाई, बात इस तरह से है कि एक तो दिसंबर के जो टारगेट्स हैं मेरे ख्याल है 25-26 में से लार्जली ऑल आर मेट। आपको ये जो आखिरी इसकी किस्त है $1.2 बिलियन की, ये मिल जाएगी। पर असल प्रॉब्लम तब आएगी जब आप नए प्रोग्राम की उनसे गुफ्तगू करें। उसमें अगर आप ये सारे काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स उनके साथ डिस्कस करने के लिए और टारगेट्स देने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो फिर आपके पास ऐसी शराइत आएंगी जो बहुत से लोग अभी पाकिस्तान में सोच भी नहीं पा रहे होंगे। जब वो आपको डेट की गुफ्तगू करेंगे और जब वो आपको ऐसे प्रायर एक्शन सामने रखेंगे, वो मुश्किल हो जाएंगे मुल्क के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग बहुत कहते हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में कि जी वो आईएमएफ आता है वो बता देता है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। बिल्कुल ठीक। प्लीज ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग फॉर एन आईएमएफ प्रोग्राम, इट इज अ पाकिस्तान प्रोग्राम
which is supported by an extended fund facility of the IMF. Wonderful. जब इस तरह सोचेंगे तो बिल्कुल tell ठीक। me your plan and then बिल्कुल IMF सही। as a banker will बिल्कुल come and सही। support. बिल्कुल सही। डॉक्टर खकान नजीब साहब, आप अपना वक्त दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और काश ख्वाजा साहब एक सियासी जमात भी इस हकीकत को रियलाइज़ करे जिस तरीके से डॉक्टर खकान नजीब ने समझाने की कोशिश की, जिन्होंने ख़त लिखकर एक पूरे उस IMF के प्रोग्राम को सबताज करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दुश्मनों का वो ख्वाब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, उस अगर IMF का प्रोग्राम कुछ मजीद डिले होता उस खत के नतीजे में, तो हम बिल्कुल उस डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाते। तो बहरहाल IMF ने उसके ऊपर अपना रिस्पांस दे चुके, उसके ऊपर मजीद भी खासा डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो नए मुतवक्का वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो अपने कैरियर से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक भी। वो फैसला क्या है और किस तरीके के साथ अपनी वो जो मुआशी टीम है उसको हेड कर पाएंगे, किन टारगेट्स को उन्होंने अचीव करना है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खास तौर पर डॉक्टर खकान नजीब ने बहुत तफसील के साथ पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रोशनी डाली और जिस इंपॉर्टेंस की तरफ वो तवज्जो दिला रहे थे और जो हमें रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे, बिलखसूस शहबाज गवर्नमेंट को भी और उसके साथ साथ जनरल पब्लिक को भी और पोलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि पाकिस्तान किन संगीन अभी भी मुआशी सूरत हाल से दो चार है, उससे निकलने के लिए हमें किस किस्म के रवैयों की ज़रूरत है, हमें किस किस्म की सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो इतने मुसलसल हम 24 प्रोग्राम में हम IMF के पास गए और अभी भी हम अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने को तैयार नहीं है। बिलखसूस उन्होंने इंडिया की और दीगर ममालिक की एग्जाम्पल दी और हम अभी तक उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। खास अभी हमारी अप्रोच कैसे बदल सकती है उस वक्त जब मुल्क के अंदर तब्दीली लाने की खां एक बड़ी जमात जो उसकी दावेदार है, उसने इस मौके के ऊपर जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है IMF को ख़त लिखा, फिर ख़त मिलने की तस्दीक हुई, अगरचे कि IMF ने उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा मामला तो मौशी मामला के हद तक है, सियासी मामला में हम इन्वॉल्व नहीं होते। तो जिस पोलिटिकल विजडम की और जिस अप्रोच की ज़रूरत है खासा, वो हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ में कब और कैसे आएगी? भट्टी साहब, ये जो IMF को ख़त लिखा था और जो उन्होंने इस पर उनका मौक़िफ़ भी आया बाद में, यही उस वक्त हमने बात की थी कि IMF एक मालियाती इदारा है, उसका मुआशी मैंडेट है, पॉलिटिकल मामलात में दखल देना उनका काम नहीं है। यही उन्होंने वजाहत दे दी। अब इनको मुँह की खाना पड़ी है। अब इनको ये सारी प्रैक्टिस से क्या हासिल हुआ? हासिल ये हुआ कि ये रियासत के नज़दीक भी मुजरम ठहराए गए और जो आमतुन्नास हैं, जो इस वतन का दर्द रखने वाले लोग हैं कि कैसे किसी तरीके से ये हम माशी चैलेंजेस से बाहर निकलें, उनको भी इन्होंने दुख पहुँचाया। लेकिन अपने सियासी कैरियर पर एक स्याह धब्बे की सूरत में ये ख़त हमेशा दमकता और चमकता रहेगा PTI। अब आते हैं जिन मुआशी चैलेंजेस का भट्टी साहब हमें सामना है जी। मैं ये समझता हूँ 76 सालों से जो हमने मुआशी निज़ाम बनाया हुआ है, कर्ज़ों के से जो मईशत चलाई जा रही है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब वो मुज़फ़्फ़राबाद गए, उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी दफातर में हम जो चाय भी पीते हैं वो भी उधार के पैसों की पीते हैं। जी बिल्कुल, शर्म से डूब मरने का मकाम है भट्टी साहब। बिल्कुल ठीक है, हम एक एटमी मुल्क हैं। जब हम एक ही तरह की मुआशी मॉडल हमारे पास है, क्या है जी, कर्जे लें और खर्च करें, कर्जे लें और खर्च करें। तो इससे हमें, जैसे उन्होंने मिसाल दी डॉक्टर खकान नजीब ने कि यही मॉडल उन्होंने दफन कर दिया भारत में जब मनमोहन सिंह आए। चाइना ने भी यही मॉडल दफन कर दिया, मलेशिया ने किया, बांग्लादेश ने किया। जी, हमें अब एक नया मुआशी मॉडल तश्कील देना होगा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, बड़ी जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं भट्टी साहब, इंक्लूडिंग PTI समेत सब कुछ है, वो भी शामिल है ना? जी बिल्कुल शामिल है। अच्छा, सारी बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं। अब इनको चाहिए जहां जहां इनको इक़्तिदार मिल गया है, ये 5 साल के लिए खुदा के लिए ये सब्र कर लें कि चले मेरी शिकायत है, मेरे तहफ़्ज़ात हैं, इसके बावजूद इस मुल्क की खातर मैं ये 5 साल रोज़ा रखता हूँ, आए बैठें। ये जो मिसाके मईशत की बात की जा रही है, आज से 10 साल कबल भी मियाँ नवाज शरीफ ने जब 2013 में आए थे उस वक्त भी की थी। खुदारा हमारा जो वतन है वो बड़े मुआशी चैलेंजेस में है, गरीब आवाम पिस रहे हैं। खुदा के लिए बैठ जाएं और एक मुआशी एजेंडा बनाएं। और तीसरा जो पहलू है भट्टी साहब, एक तो ये पॉलिटिकल जमातों ने अपने विजडम का मुजाहरा करना है और इन्होंने ना किया तो तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं। इनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरा मसला यह है भट्टी साहब, जब भी मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है क्योंकि हम मईशत को कम जानते हैं कि जब भी IMF से मुज़ाकरात होते हैं, जब भी वो शराइत कड़ी लगती हैं जी,
उसकी जद में आम आदमी क्यों आता है? बिल्कुल ठीक। मसलन हमारे पास कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की कि हमने जितने पैसे जो जितना भी कर्जा देना है इतने तो हमारा टैक्स ड्यू है जी। मैं ये कहता हूं खान साहब, जो आपने बड़ी प्यारी बात की उसके थोड़ा ऐड कर लें। आईएमएफ कहता है कि पेट्रोल पर आपने सब्सिडी नहीं देनी, मोटरसाइकिल वाले को सब्सिडी नहीं मिलती, 660 कार वाले को सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन जो अगर आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो लैंड क्रूजर वाले को भी मिलता है, डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी मिलता है जो यहाँ पे एम्बेसी हैं। तो एटलीस्ट कोई कॉम्बिनेशन तो बन सकता है ना। अगर आपने जो गरीब तबका है उसको अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो उसका कुछ बर्डन जो लग्जरी गाड़ियां लोग रखते हैं, जिनके पास आपके पास रिकॉर्ड है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक स्टाफ है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एम्बेसीज के स्टाफ है, ये इन्वेस्टर्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, आप कुछ बर्डन वहां शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है, मतलब कोई सोचने को तैयार नहीं। नुकता है। आप भी आपने नया प्रोग्राम लेना ना, इजरा करना IMF ने नए प्रोग्राम का, उसमें जो उनकी शरायत है वो उस तबके की तरफ मोड़ें जहां से आप पैसे लें तो उनको तकलीफ ना हो। Exactly. एक आम आदमी जिसकी आमदन भट्टी साहब 20,000 रुपया है, उस पर 50,000 रुपया महाना बोझ पड़ जाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। जी बिल्कुल, उसको बचाएं, ऐसा कोई उनके साथ एग्रीमेंट करें आप, ऐसी शरायत। IMF वालों को भी कहते हैं यार जो तबका जो दे सकता है, जिसमें सख्त है, और ये कहा बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ने शाबाशी में ये बात कही कि हमारे तबके में सख्त है। मैं यकीन करो एक तरफ इशारा करता हूं, अगर हमारे जो जिम्मेदार अदारे हैं, टैक्स इकट्ठा करने वाले अदारे जी, कस्टम, उनके जो अफीसरान हैं, उनके आप पॉलिटिकल लोगों की जो आप जायदादों का, आमदन का और अखराजात का उनमें तो हिसाब किताब लगाते हैं। खुदा के लिए जितने भी टैक्स इकट्ठे करने वाले अदारे, FBR से लेकर कस्टम तक, उनकी आप तर्ज जिंदगी देख लें, उनके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी है, उनके घर में गाड़ियां कितनी हैं, क्या जायदाद है। ये मेरा मुतालबा है। वैलिड ये सजेशंस हैं, उसको भी जरूर देखना चाहिए। और उसके साथ नाज़रीन, जो नए मुतवक्के वजीर खजाना है डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब, इतलात ये हैं कि उनके पास सिर्फ एक नेशनलिटी थी जो कि वो डच नेशनल थे, और उन्होंने उसको सरेंडर करने का फैसला किया है। अपनी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले वो एक बैंक के प्रेसिडेंट थे, वो भी सरेंडर कर रहे हैं और अपनी अच्छी टीम के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि उनके आने से सूरत हाल बेहतर होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान मुबारक शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है और जो हमारी सियासी जो पोलिटिकल एलीट है जिन मसाइल में वो उलझी हुई है, वो भी इससे निकलें और इस महीने के अंदर बैठ कर सब लोग तय करें कि जो बरकतें और रहमतें हैं वो एक गरीब और आम आदमी तक भी पहुँचें, जो एक किसी भी हुकूमत वक्त का एक सबसे बड़ा फ्रीज़ा होता है, ताकि यहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।